ग्रीटिंग्स, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और हमारे इस प्रयास से आप सबको लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है और आप विधि के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, लॉ की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर पा रहे हैं। आज हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेकर आए हैं which is related to the Constitution of India, and we are going to discuss the doctrine of pith and substance. The doctrine of pith and substance. क्या है ये डॉक्ट्रिन, किस चीज से रिलेट करती है, इस चीज को समझेंगे और विषय को समाप्त करेंगे बहुत कंसाइज वे में, without any kind of delays, and we will be in a very short and crisp format understanding the concept. See, the laws are made by the legislature. We all know that laws are made by the legislature. At the level of the union, we have the parliament making the laws, and at the level of the states we have the state legislatures who are making the laws. पार्लियामेंट लॉ बनाती है, यानी कि यूनियन अपनी लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए लॉ बना रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट्स लॉ बनाती हैं, यानी कि डिफरेंट राज्य, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉज बनाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट लॉज बनाती है। अब बात यहां पर आती है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या किस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनियन ने लॉ बनाना है या स्टेट ने लॉ बनाना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका प्रावधान बहुत सीधे स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। इफ यू लुक एट द 7th शेड्यूल, इट हैज 3 लिस्ट। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट्स हैं, 3 सूची हैं। एक लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 इज द यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारी कंट्री का, जो संसद है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा विद द प्रेसिडेंट, वो लॉ बनाते हैं उन टॉपिक्स पे जो यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं। जो यूनियन लिस्ट में डिफरेंट एंट्रीज हैं, उन पे एक्सक्लूसिव राइट है लॉज बनाने का। किसका? यूनियन का, थ्रू द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 246 में आपको देखने को मिलेगा भी। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वी आर नॉट गोइंग इनटू अननेसेसरी टेक्निकलिटीज। बहुत स्ट्रेट तरीके से डॉक्ट्रिन को समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्ट्रिन हमें बताती क्या है, ताकि एक बारी के लिए कंफ्यूजन समाप्त हो जाए हमारे दिमाग से। लिस्ट नंबर 2 है स्टेट लिस्ट। आप समझ गए होंगे, जैसे लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, उसमें जो एंट्रीज हैं, जो टॉपिक्स लिखे हैं, उस पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है। ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वह किस पे लॉ बनाएंगे? जो एंट्रीज दी हुई हैं स्टेट लिस्ट में, उनका एक्सक्लूसिव राइट है लॉज बनाने का। जो एंट्रीज, जो टॉपिक्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की लिस्ट नंबर 2 में, यानी कि स्टेट लिस्ट में। थर्ड जो लिस्ट है वो है कंकरेंट लिस्ट। अब ये एक ऐसी लिस्ट है जहां पे टॉपिक्स वो लिखे गए हैं जिन पे यूनियन और स्टेट्स दोनों लॉज बना सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि विधानसभा और जहां पर विधान परिषद है, वो भी वो लॉज बना सकते हैं। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। वी आर कंसर्न विद लिस्ट 1 एंड 2, थर्ड लिस्ट की यहां पे चर्चा नहीं है। वी आर कंसर्न विद लिस्ट नंबर 1 एंड लिस्ट नंबर 2, दैट इज द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है यूनियन का लॉज बनाने का।
स्टेट लिस्ट में वो एंट्रीज हैं, वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का कोई कानून पारित करने का। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब समस्या यहां आती है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल a law has been made pursuant to list number 2 यानी कि स्टेट लिस्ट। तो किसी राज्य की सरकार ने एक पर्टिकुलर कानून बनाया, कानून को पारित करा। अब परेशानी यह है कि उस कानून का कुछ एरिया ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है किससे? कोई टॉपिक से जो कि लिस्ट 1 में दिया, यानी कि यूनियन लिस्ट में। अब समस्या ये आ गई कि अब सेंटर ये कहेगा, यूनियन गवर्नमेंट ये कहेगी कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो लॉ हमने बनाना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो लॉ हमने बनाना था, ये एंट्री लिस्ट 1 की है, आपने राज्य सरकार होते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉ कैसे बना लिया? आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे राज्य सरकार होते हुए लॉ बना कैसे लिया? इस पे तो लॉ हमने बनाना था, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। आप राज्य सरकार हैं, आप लिस्ट 2 पे लॉ बनाइए या लिस्ट 3 पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे हम दोनों लॉज बनाएंगे, पर लेकिन लिस्ट 1 के टॉपिक पे, यूनियन लिस्ट के टॉपिक पे आपने लॉ कैसे बना लिया? ये ओवरलैपिंग जो हो गई, अब होगा क्या? अल्टीमेटली मैटर क्या होता है? कोर्ट में जाता है। अल्टीमेटली मैटर जो है फिर कोर्ट में जाता है। तो कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन डिवाइस करी, कोर्ट ने अपनी जुडिशियल विजडम को अप्लाई करते हुए एक डॉक्ट्रिन डिजाइन करी है, एक डॉक्ट्रिन इजाद करी है, एक प्रिंसिपल इजाद करा है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली द कोर्ट इज सेइंग दैट व्हेन देयर इज अ लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ है, कोई भी लेजिस्लेशन है, आप उसका ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर समझने की कोशिश करो। व्हाट इज व्हाट वी कॉल, व्हाट इज द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। किस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर लॉ को बनाया जा रहा है, किस पर्पस को सॉल्व करने के लिए उस लॉ को बनाया है, उस लॉ का एक्चुअल क्रक्स क्या है, निचोड़ क्या है, व्हाट इज द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ दैट लॉ, व्हाट इज द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ दैट लॉ, आपने उस चीज को एग्जामिन करना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे लेजिस्लेचर्स का है, both at the union and at the state level, clear cut division of legislative powers it is not possible. जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है, which is what some people call it as a quasi federal structure, you cannot have a clear cut distinction कि भाई इन टॉपिक्स पे सिर्फ यूनियन ही बनाएगी, इन टॉपिक्स पे सिर्फ स्टेट ही बनाएगी। अब आपने चलिए शेड्यूल नंबर 7 में इस तरीके का डिस्टिंक्शन दे भी दिया, लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 में डिस्टिंक्शन दे दिया, बट द पॉइंट इज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट या इंसिडेंटल ओवरलैपिंग। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट or incidental overlapping. Always there is a possibility that there might be a law made by the state legislature और उस स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के किसी एक पोर्शन से हमें यह पता चल रहा है कि जो यूनियन लिस्ट का टॉपिक है वो ओवरलैप कर रहा है। कैसे, क्या, we'll come to that, but just try to understand it. We cannot have such a clear cut distinction. और अगर है भी तो आप इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट या इंसिडेंटल ओवरलैपिंग को कैसे रोक सकते हैं? You cannot prohibit it. इसीलिए कोर्ट ने कहा कि हम ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लॉ को देखेंगे कि एक्चुअली में
what is the logic behind getting this legislation into force? इस लेजिस्लेशन का एक्चुअल पिथ एंड सब्सटेंस, क्रक्स, निचोड़, एलिक्सर, एनिग्मा है क्या? हम इसको देखेंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या ये स्टेट ने अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स की बाउंड्री को ओवरस्टेप करा है कि नहीं। यानी कि अगर स्टेट ने कोई यूनियन लिस्ट का लॉ जिस पे टॉपिक पे बना भी दिया, तो क्या एक्चुअली में उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज को ओवरस्टेप करा है, या सिर्फ ये एक इंसिडेंटल एंक्रोचमेंट या इंसिडेंटल ओवरलैपिंग है कि भाई ये तो अनअवॉइडेबल थी, लेकिन ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लॉ ये है कि वह तो स्टेट लिस्ट का ही लॉ है और स्टेट के पास पावर है कि वह लॉ बना सकती है। अब इन कुछ प्रीलिमिनरी पॉइंट्स के साथ हम आगे चलते हैं ताकि हमारा जो पूरा चित्र है पिथ एंड सब्सटेंस का दिमाग में फिट हो जाए और हमारी समझ आए कि एक्चुअली में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। वी विल नाउ एंटर इनटू एनालाइजिंग सम फैक्ट्स ऑफ सम केसेस so that we can better appreciate what exactly is doctrine of pith and substance. The first case that comes to my mind is state of Rajasthan versus G. Chawla. It is AIR 1959 Supreme Court 544. State of Rajasthan versus G. Chawla. अब आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल फोकल पॉइंट, पिविट पॉइंट था क्या। स्टेट ने एक लॉ बनाया, बेसिकली स्टेट ने एक लॉ बनाया। क्या था वो लॉ? अजमेर साउंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट ऑफ 1952। अजमेर साउंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट ऑफ 1952 ये स्टेट ने लॉ बनाया। स्टेट लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया। ये लॉ क्या करता था? इट रिस्ट्रिक्ट्स व्हाट? द यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर्स। It restricts the use of sound amplifiers. Amplifiers जो होते हैं, साउंड एम्पलीफायर्स, उनके यूज पे कहीं ना कहीं कोई प्रतिबंध या रोक लगा रहा। पूर्णतः तरीके से नहीं, पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन था इनके यूज पे। इस लॉ के अंतर्गत अब स्टेट ने ये बनाया लॉ। जो रिस्पोंडेंट साहब है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एपिलेट अपनी कैरेक्टर में मिस्टर जी चावला, उनको प्रोसिक्यूट भी करा गया। लेकिन एक्चुअल इशू ये आया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन ने ये कंटेंट करा कि ये जो लॉ है ये एंट्री नंबर 31 ऑफ लिस्ट नंबर 1 के अंतर्गत आना चाहिए। ये पर्टिकुलर एंट्री किस बारे में बात करती है? वायरलेस कम्युनिकेशंस, टेलीफोन्स, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर एंट्री में व्याख्यान करा हुआ है। शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब एम्पलीफायर जो है ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन इसी कैटेगरी में आते हैं। एम्पलीफायर, साउंड एम्पलीफायर जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे। तो यूनियन अब कह रही है कि स्टेट लेजिस्लेचर को कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लॉ बना कैसे दिया? आपका इस टॉपिक पे लॉ बनाना इज ओवरस्टेपिंग योर लेजिस्लेटिव बाउंड्रीज। ये तो नहीं हो सकता। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखिए, आप एंट्री नंबर 6 देखिए लिस्ट नंबर 2 में, यानी कि स्टेट लिस्ट में
एंट्री नंबर 6 को देखिए, वो किस चीज से डील करता है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। बट हम पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। एंट्री नंबर 6 इन लिस्ट नंबर 2 को देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है पब्लिक हेल्थ से डील करता है। और साथ ही साथ आप देखिए एंट्री नंबर 1 इन लिस्ट नंबर 2, स्टेट लिस्ट की फर्स्ट एंट्री देखिए, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर की भी चर्चा है, एंट्री नंबर 1 इन लिस्ट नंबर 2। स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है, अब यूनियन ने कहा कि ये तो एम्पलीफायर जो हैं वो हमारी कैटेगरी में आते हैं, कम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग, ऑफ कोर्स साउंड एम्पलीफायर्स हैं, उनका पर्पस यही है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने जो रिस्ट्रिक्ट करा है, क्या रिस्ट्रिक्ट करा है? जो हमने यूज रिस्ट्रिक्ट करा है साउंड एम्पलीफायर्स का थ्रू दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, अजमेर साउंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट ऑफ 1952, वो तो पब्लिक हेल्थ के पर्पस को सॉल्व करने के लिए करा है। ऑफ कोर्स साउंड एम्पलीफायर्स जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशंस का पार्ट हैं, पर हमारा लॉ पास करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? हमारा लॉ पास करने का मकसद यह है कि हम उनके यूज को रिस्ट्रिक्ट करें, हमारी स्टेट के अंदर उस एम्पलीफायर के यूज को रिस्ट्रिक्ट करें। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर से हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे न्यूसेंस क्रिएट होगी, डेफिनेटली होगी। स्कूल्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे न्यूसेंस क्रिएट होगी। लोग घरों में पीसफुली रहना चाहते हैं, इन द कंफर्ट ऑफ देयर ओन हाउसेस, देयर विल बी न्यूसेंस टू देम आल्सो। देयर विल बी न्यूसेंस टू पीपल वर्किंग इन ऑफिसेस, टू जुडिशियल ऑफिसर्स वर्किंग इन द कोर्ट्स। एम्पलीफायर्स की यूज को रिस्ट्रिक्ट करना हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि लिस्ट नंबर 2 की एंट्री नंबर 6 में पब्लिक हेल्थ की बात है, और पब्लिक ऑर्डर को भी तो मेंटेन करेंगे हम इसी तरीके से। हम पब्लिक हेल्थ के बेसिस पर ही तो ये लॉ लेकर आए हैं, जहां पे हमने रिस्ट्रिक्ट करा है एम्पलीफायर्स के यूज को। कोर्ट ने भी कहा, आप ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा दैट यस, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू साउंड एम्पलीफायर्स, साउंड एम्पलीफायर्स की मान लीजिए ट्रेड की बात होती, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती, असेंबली की बात होती, समझ आता है वो ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है, वो एंट्री नंबर 31 ऑफ लिस्ट नंबर 1 में आ जाएगा। आपकी बात हमने मान ली, पर यहां पर जो एक्चुअली में स्टेट ने लॉ बनाया है वो तो इन सब चीजों से डील ही नहीं करता। वो किस चीज से डील करता है? इट डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर्स। It deals with the restriction of use of sound amplifiers. उन साउंड एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल पे कुछ प्रतिबंध लगाए हैं स्टेट ने, और पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के लिए स्टेट ऐसा बिल्कुल कर सकती है। सिर्फ वहां पे क्योंकि एम्पलीफायर शब्द का इस्तेमाल करा हुआ है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट बिकॉज the word amplifier has been used in the provisions of the act, does that simply mean that it becomes a union list subject altogether? No. Look at the pith and substance of the law. What is the true nature and character of this law? That is what has to be examined. That is what has to be examined. What is the true nature and character of that law? Or restriction of use for public health cannot be allowed. Court held that the state is well within its right to restrict the use of sound amplifiers. Apply the doctrine of pith and substance and you will come to know. That is what the court did. That is what the court did. Now I have another case for you. State of Karnataka versus Drive-In Enterprises. It is AIR
2001 सुप्रीम कोर्ट 1328 स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइजेस। अब मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है ड्राइव इन सिनेमास, ड्राइव इन सिनेमास जहां पे जनरली ओपन स्पेस होती है। एक तो होता है सिनेमा थिएटर जिसके अंदर हम जाते हैं टिकट लेकर और मूवी देखते हैं, वो प्रॉपर एंक्लोज्ड बंद एक मूवी थिएटर होता है, सामने पर्दा या स्क्रीन लगा हुआ होता है, वो बंद मूवी थिएटर होता है। एक होते हैं ड्राइव इन सिनेमास, जनरली जहां पे आप अपनी मोटर व्हीकल को लेकर जाते हैं, एंटर करते हैं टिकट लेकर, और आप अंदर उस खुली जगह पे बैठे होते हैं। वो बंद जगह नहीं होती मूवी थिएटर की तरीके से, वो एक खुली जगह होती है जहां पे आप अंदर जाते हैं टिकट लेकर, और सिनेमा हॉल की जगह बेसिकली एक ड्राइव इन सिनेमा है, खुली जगह पे आप सामने मूवी देखते हैं और एंटरटेन होते हैं। दैट इज व्हाट अ ड्राइव इन सिनेमा इज। जनरली वहां पे ओपन स्पेस होती है ऑफ कोर्स, और आप अपने मोटर व्हीकल से जाते हैं टिकट लेकर और सामने बैठ के आप मूवी एंजॉय करते हैं। दैट इज व्हाट अ ड्राइव इन सिनेमा इज। अब बात दरअसल ये है कि एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, क्योंकि आप एंटरटेन हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है ऑन पर्सन्स हु एंटर एंड वॉच द मूवीज। कभी आप अगर देखेंगे तो जो आपके टिकट प्राइसेस होते हैं उसमें भी कंपोनेंट होता है एंटरटेनमेंट टैक्स का। वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है। अब बात यह है कि एक पर्टिकुलर ड्राइव इन सिनेमा के अंदर वो एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स जो है, वो पर्टिकुलर टैक्स लगाया जाना शुरू हो गया ऑन द व्हीकल्स एंटरिंग द ड्राइव इन सिनेमा। वो टिकट्स पे जो लोग देखने जा रहे हैं, जो लोग एंटरटेन हो रहे हैं, उन पे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते ही हैं, लेकिन स्टेट ने क्या करा, वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना शुरू कर दिया ऑन द व्हीकल्स दैट आर एंटरिंग इन द ड्राइव इन सिनेमा। उन व्यक्तियों पे जो एंटरटेन हो रहे हैं उन पे तो लग ही गया टैक्स, साथ साथ उन व्हीकल्स पे भी एडिशनली एंटरटेनमेंट टैक्स लेवी करना यानी कि चार्ज करना शुरू कर दिया गया। अब इससे ऑफ कोर्स परेशानी तो होनी ही थी, इससे ऑफ कोर्स परेशानी मोस्ट डेफिनेटली होनी थी। एंटरटेनमेंट टैक्स आपकी टिकट्स पे ऑन द पर्सन्स हु एंटर एंड वॉच द मूवीज, उन पे तो लग ही रहा एंटरटेनमेंट टैक्स बिकॉज दे आर बीइंग एंटरटेन्ड, बट जो व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं उन व्हीकल्स पे भी एडिशनली एंटरटेनमेंट टैक्स लगना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या स्टेट ऐसा कर सकती है? इज इट पॉसिबल? स्टेट ने आर्ग्यू भी करा कि एंट्री नंबर 62 ऑफ लिस्ट नंबर 2, वहां पे हमें एक पावर मिलती है स्टेट लेजिस्लेचर को टू लेवी टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, लग्जरीज, अम्यूजमेंट, ऐसी चीजों पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट लेजिस्लेचर को है अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 62 ऑफ लिस्ट नंबर 2, यानी कि स्टेट लिस्ट की 62nd एंट्री में ये पावर है टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट, लग्जरीज, अम्यूजमेंट एक्सेट्रा। स्टेट ने कहा आई एम वेल विद इन माई राइट्स, स्टेट ने कहा आई एम एब्सोल्युटली वेल विद इन माई राइट्स एंड आई कैन levy such kind of tax on the vehicles also। आर्ग्यूमेंट क्या, आप ध्यान से सुनिए। स्टेट ने कहा कि वो व्हीकल्स के ऊपर मेरे पास राइट है लगाने का, बिकॉज अल्टीमेटली आप देखें तो व्हीकल्स एंटर कर रहे हैं उस प्रेमिसेस में, और लोग जो उन व्हीकल्स के अंदर बैठे हैं वो एंटरटेन हो रहे हैं।
लोग जो उन व्हीकल्स के अंदर बैठ के ड्राइव इन सिनेमा में एंटर कर रहे हैं, उनका भी मनोरंजन हो रहा है, उनका भी एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो हम उन व्यक्तियों के साथ साथ उन व्हीकल्स पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स, उनकी एंट्री पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स हम क्यों ना लगाएं? आई एम वेल विद इन माई राइट्स कि मैं उन पे डेफिनेटली एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता हूं। दैट इज व्हाट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज कंटेंडेड, दैट इज व्हाट द स्टेट लेजिस्लेचर हैज कंटेंडेड। अब यहां पे फाइट जो है वो यूनियन स्टेट की नहीं बची, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की एप्लीकेबिलिटी बची। इससे पहले स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला में तो यूनियन और स्टेट लिस्ट की एंट्रीज में कंफ्लिक्ट हो गया था। यहां पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को इनफैक्ट कोर्ट ने अप्लाई करा टू एक्चुअली टेक आउट द ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द लेजिस्लेशन। कि यूनियन स्टेट लिस्ट की तो बात की बात है, क्या स्टेट भी एक्चुअली में ये पर्टिकुलर एंट्री के हिसाब से ऐसा कर सकती है कि नहीं, ये कोर्ट ने एग्जामिन करना चाहा। स्टेट ने कहा कि जी हम तो कर सकते हैं, बिकॉज वो गाड़ियां एंटर कर रही हैं, उसमें अंदर बैठे लोग एंटरटेन हो रहे हैं, मोस्ट डेफिनेटली हम तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ये कहा स्टेट ने। जो रिस्पोंडेंट्स थे ड्राइव इन एंटरप्राइजेस, उन्होंने क्या आर्ग्यू करा, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि अब आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे। हाउ इज अ व्हीकल गेटिंग एंटरटेन्ड? उन्होंने कहा द आर्ग्यूमेंट वाज एनिमेट वर्सेस इनएनिमेट। द क्वेश्चन इज हाउ इज अ व्हीकल गेटिंग एंटरटेन्ड? एक व्हीकल का मनोरंजन हो रहा है क्या? वो जिस गाड़ी में एक व्यक्ति बैठ के जा रहा है, क्या उस गाड़ी का मनोरंजन हो रहा है? आप उस व्यक्ति पे टैक्स लगाइए एंटरटेनमेंट टैक्स, आप उस व्यक्ति पे चार्ज करिए एंटरटेनमेंट टैक्स। गाड़ी की एंट्री पे टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करने का क्या मतलब बना? क्या वो गाड़ी एंटरटेन हो रही है मूवी देखकर? इट इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। व्हीकल इज नॉट अ पर्सन जो एंटरटेन हो सके। आप उस पर्टिकुलर व्हीकल पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगा कैसे देंगे? आप उस पर्टिकुलर व्हीकल पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगा कैसे देंगे? आई डोंट फाइंड एनी सच प्रोविजन इन द लॉ। रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि हमें तो लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता कि जहां पे हमें ये पता चले कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हैं। रिस्पोंडेंट कह रहे हैं ड्राइव इन सिनेमा है। रिस्पोंडेंट्स आर सेइंग ड्राइव इन सिनेमा है, लोग गाड़ी से तो आएंगे ही, और ड्राइव इन सिनेमा में भी तो बाकी जगह की तरह मूवी ही दिखाई जा रही है। तो वहां पर आप मूवी थिएटर के अंदर भी तो, ध्यान से सुनिएगा रिस्पोंडेंट्स क्या कह रहे हैं, मूवी थिएटर के अंदर भी तो आप सिर्फ जो व्यक्ति मूवी देखने जाके एंटरटेन हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पे टैक्स लगाते हैं। आप वहां तो गाड़ियों पे टैक्स नहीं लगाते। तो यहां पे व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगाने का मतलब क्या बना? यहां पर व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगाने का मतलब क्या बना? दिस इज ऑल्सो लाइक एनी अदर सिनेमा। चार दीवारी नहीं है बस, लोग सीटों की जगह अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, लेकिन लोग एंटरटेन हो रहे हैं ना। वो गाड़ी कहां से एंटरटेन हो रही है जो आपने टैक्स लगा दिया? लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या गाड़ी खुद ब खुद अंदर चली जाती है? Now see what the Supreme Court has said. Supreme Court said, is the car going inside by its own, on its own self? No. A person sitting inside that car is driving the car inside the drive-in cinema. Yes, absolutely. Of course, the person is driving the car to get inside the drive-in cinema. It is under the person's control and authority. Yes, of course. And then the Supreme Court said, will you compare the luxury of a person who is sitting inside a car? Will you compare the luxury of a person sitting inside a car and the luxury of a squatter who is sitting on the pavement and watching the movie? जो एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के कंफर्ट में बैठ के मूवी देख रहा है ड्राइव इन सिनेमा में, क्या आप उसके कंफर्ट को कंपेयर कर सकते हो
टू द कंफर्ट ऑफ अ पर्सन जो सड़क के किनारे पे बैठ के ड्राइव इन सिनेमा में फुटपाथ पे बैठ के मूवी देख रहा है? क्या आप कंपेयर कर सकते हो? दोनों लोग मूवी देख रहे हैं, सेम मूवी देख रहे हैं, लेकिन कंफर्ट और लग्जरी किसके पास है ज्यादा? दैट लग्जरी एंड कंफर्ट is of course with the person who is sitting inside the car. And the Supreme Court said, the apex court said that the state is well within its right to actually levy entertainment tax even on the vehicles that are entering into the premises, and the state can do that. जो ड्राइव इन सिनेमाज में व्हीकल्स भी एंटर कर रहे हैं उनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का डेफिनेटली अधिकार है, क्योंकि दैट इज एक्चुअली अ लग्जरी. ऑफ कोर्स यू कांट कंपेयर, यू एब्सोल्युटली कैन नॉट कंपेयर द लग्जरी एंड कंफर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज सिटिंग इन हिज ओन कार एंड वॉचिंग द मूवी इन अ ड्राइव इन सिनेमा, जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है ही, और एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठ के वही सेम मूवी ड्राइव इन सिनेमा में देख रहा है. यू कैन नॉट कंपेयर. And the state is well within its right to do that. Why? Look at again the pith and substance of the particular legislation. सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ट्रू नेचर और कैरेक्टर क्या है इस पर्टिकुलर लॉ का. इस पर्टिकुलर लॉ का ट्रू नेचर और कैरेक्टर क्या है, क्रक्स क्या है, पिथ एंड सब्सटेंस क्या है. पिथ एंड सब्सटेंस है कि अगर आप एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहे हैं व्हीकल्स पे, अगर आप एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहे हैं व्हीकल्स पे, तो वो भी एक लग्जरी है जो प्रोवाइड करी जा रही है जिसपे टैक्स लग रहा है. दैट इज द पिथ एंड सब्सटेंस. उस व्हीकल की एग्जिस्टेंस या एंट्री पे टैक्स नहीं है. उस व्हीकल से जो आपको लग्जरी मिलेगी, ड्राइव इन सिनेमा में जाके अपनी गाड़ी में बैठ के मूवी देखने की जो लग्जरी मिलेगी, वो टैक्स उस लग्जरी पे, उस कंफर्ट पे लगाया जा रहा है. वेल covered under entry number 62 of list number 2. State is well within its right. व्हीकल के ऊपर उसकी एग्जिस्टेंस पे या व्हीकल की मेयर एंट्री पे नहीं लगा रहे हैं हम टैक्स. उस व्हीकल की एंट्री की वजह से जो आपको एक्चुअली में कंफर्ट मिल रहा है, एक ड्राइव इन सिनेमा में जाकर अपनी गाड़ी में बैठ के उस लग्जरी के साथ मूवी देखने का, हम उस पे टैक्स लगा रहे हैं. हम व्हीकल की एग्जिस्टेंस या एंट्री पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं. स्टेट can do that as per entry number 62, list number 2. This is the doctrine of pith and substance. It was a nutshell discussion. I hope I have conveyed the concept very clearly and in a very simple manner to you, in an uncomplicated manner, and you have benefited from the session. And I'll meet you very soon with such fruitful discussions so that we can enhance your knowledge of the law. Thank you so much.